दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा। मित्रों, हेतु भारद्वाज जिनका मूलतः नाम होतीलाल भारद्वाज है, जन्म सन 1937 में रामनेर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में एमए किया और 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं तीन कमरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाटा, बनती बिगड़ती लेकरन, तीर्थ यात्रा आदि। आपको 1980 और 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कहानी पटाक्षेप नहीं होगा दलित चेतना की कहानी है। इसके माध्यम से उस व्यवस्था को दिखाया गया है जो आजादी से पूर्व थी और आज भी जारी है। रामनेर गांव के माध्यम से इस कहानी में आजादी के समय देखे गए समतावादी समाज के निर्माण के स्वप्न की वर्तमान जर्जर स्थिति का सशक्त आंकलन किया गया है। इस कहानी से यह प्रतिध्वनित होता है कि हमारे देश में जातिवाद को समाप्त किए बिना वर्ग निर्माण की अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। आजादी के बाद राजनीतिक व्यवस्था के जो स्वप्न देखे गए, उन स्वप्नों पर वही पुरानी व्यवस्था चलती रही, उस व्यवस्था पर कभी पटाक्षेप नहीं हुआ। तो आइए मित्रों, चलते हैं 1990 में लिखी गई और फरवरी 1990 की हंस पत्रिका में प्रकाशित की गई हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा, जो पुस्तक के रूप में 1991 में प्रकाशित की गई। हेतु भारद्वाज लिखते हैं कि क्षमा करें, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है जो आजादी मिलने से पहले भी एक गांव था और आजादी मिलने के बाद भी एक गांव ही है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यह गांव भी आजाद हो गया, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग आजादी की जरूरत नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था बदली तो इस गांव की शासन व्यवस्था भी बदल गई, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग तरह की शासन व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। आजादी मिलने से पहले सरकारी कागजों में इस गांव का हुलिया कुछ इस तरह लिखा जाता था: मौजा रामनेर, डाकघाना थारह, परगना जेवर, थाना जेवर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, यूनाइटेड प्रोविंसेस। जबकि आजादी मिलने के बाद यह हुलिया इस तरह लिखा जाने लगा: ग्राम पोस्ट रामनेर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आजादी ने इस गांव के हुलिया को कितना तब्दील कर दिया, क्योंकि सारे देश के गांवों का हुलिया बदल गया था। आजादी मिलने से पहले रामनेर गांव की शासन व्यवस्था मुखिया के हाथ में होती थी। सारा गांव मुखिया की आज्ञानुसार चलता था। गांव का मुखिया गांव के एक ही ठाकुर परिवार का व्यक्ति हुआ करता था। यही परंपरा थी। प्रायः उसी परिवार की नई पीढ़ी का कोई पुत्र पिता के मरने पर मुखिया बन जाया करता था। इस परंपरा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, न तो इसका विरोध करने की किसी ने आवश्यकता ही समझी और न विरोध करने की कोई हिम्मत ही जुटा पाया। पर आजादी मिलने के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ, जो समूचे देश में एक समतावादी समाज स्थापित करने के लिए बनाया गया था। जाहिर है कि रामनेर गांव में भी समतावादी समाज की स्थापना होनी थी, क्योंकि भारत की आत्मा तो रामनेर जैसे गांवों में ही निवास करती है और इस गांव के हिस्से में भी उस आत्मा का कोई छोटा सा हिस्सा तो आता ही होगा। आजादी से पहले गांव में ठाकुरों का राज था, क्योंकि मुखिया ठाकुर ही होता था, इसलिए ठाकुरों का ठसका था। ब्राह्मण उनके लिए पूज्य थे और वे ठाकुरों की पुरोहिताई करते थे। चमार, कोली, धीवर, कुम्हार, धोबी, भंगी आदि जातियों के लोग तो ठाकुरों के लिए रियाया अर्थात प्रजा थे और उनका काम ठाकुर ब्राह्मणों की टहल अर्थात सेवा करना होता था। वे लोग ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करने, या कहिए उनके अत्याचारों को सहन करना ही अपना भाग्य मानते थे। यह क्रम कब से चला यह तो मुझे पता नहीं, पर इतना तय है कि यह तभी से चला होगा जब इस गांव का जन्म हुआ होगा। मैंने पहले ही कहा कि यह एक गांव की कहानी है और इसमें कोई पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान हैं, उन्हें इस गांव का कैसे कहूं?
वैसे वे लोग इस गांव के हिस्से भर हैं। रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, पर यह नाटक नहीं है, कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत की आजादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और नाटक बराबर चल रहा है बिना किसी पटाक्षेप के। मित्रों, पटाक्षेप का अर्थ होता है पर्दा गिरना। हेतु भारद्वाज कहानी के इस अंश में इसका परिचय करवाते हुए कहते हैं कि यह एक लगातार चलने वाला नाटक है जिसका कभी पर्दा नहीं गिरेगा। लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यह नाटक नहीं है, यह कहानी है, रामनेर गांव की कहानी। कहानी के अगले अंश में, जिसका शीर्षक दिया गया है प्रारंभ, इसमें इस रामनेर गांव की व्यवस्था का परिचय करवाया जाता है। हेतु भारद्वाज लिखते हैं, तो हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ ही रामनेर गांव भी आजाद हो गया। गांव में स्वराज्य आने के साथ ही समतावादी समाज की स्थापना होने लगी थी। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई थी। अब तक गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 3 कोस दूर हो रहे के स्कूल में जाना पड़ता था। एक अदद डाकखाना भी गांव में खुल गया था। मोरूसी किसान, मित्रों, मोरूसी अर्थात पैतृक या बाप दादा के जमाने से चले आ रहे मोरूसी किसान लगान का 10 गुना जमा कराकर जमीन के मालिक बन गए थे। अब तक वे जमींदार की जमीन के काश्तकार भर थे। उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, इसलिए जमींदार उन्हें चाहे जब बेदखल कर देता था। गांव का मुखिया परिवार ही जमींदार था, पर अब 10 गुना जमा कराने के बाद सारे किसान जमीनों के स्वामी बन गए थे। गांव में चकबंदी हो गई थी। मित्रों, चकबंदी अर्थात छोटे छोटे भूखंडों को बड़े चक का रूप देने की प्रक्रिया। तो गांव में चकबंदी हो गई और किसानों के बिखरे खेत अब चकों में बदल गए। गांव में बिजली आ गई और खेतों की सिंचाई ट्यूबवेलों से भी होने लगी थी। इस सब के साथ ही गांव में प्रजातंत्र भी आ गया था, क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब दिल्ली और लखनऊ तक की सत्ताओं को चुनने में इस गांव के लोगों की भागीदारी हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने में और गांव का सम्यक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना हो गई। इनका निर्माण भी चुनाव द्वारा ही होने लगा। समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में गांव निरंतर बढ़ने लगा था। आजादी मिलने के बाद जब पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तो लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर रामनेर का मुखिया इस सारे बदलाव को समझ रहा था। ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले उसने गांव के सभी प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने सीधा सवाल रख दिया, भाइयों, बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। सभा में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का जवाब लेकर गांव वाले मुखिया के पास नहीं आए थे। उनके लिए तो यह पहला ही नहीं, अजीब सा अनुभव था। फिर भी मुखिया के हम उम्र और मुंह लगे दोस्त सुमेरा पंडित ने मौन तोड़ा। भाई मुखिया, हमारो तो ख्याल है कि यह प्रधानी ये तुम ही समारो। ना भाई पंडित जी, अब अपने बुढ़ियांत में यह झंझट मोल नहीं लेना चाहता, मुखिया ने स्पष्ट किया। सभा में खुसर फुसर सी हुई। आखिर सुमेरा पंडित ने घोषणा सी ही कर दी, तो मुखिया ऐसा करो कि या की पागे अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर दो। ई काम तो मुखिया तुम्हारे ही हाथन से होनोए। मैं कौन होता हूं राम सिंह को प्रधान बनाने वाला? यह फैसला तो सारा गांव करेगा। अब तो भैया चुनाव का मामला है, तुम लोग जिसे चाहो अपना प्रधान बनाओ, मुखिया ने पूरी संजीदगी अर्थात गंभीरता से कहा। सभा में फिर कानाफूसी शुरू हुई और कुछ क्षण बाद ही सुमेरा पंडित ने फिर घोषणा ही कर दी, मुखिया, हम सबकी इच्छा है कि गांव की प्रधानी राम सिंह ही दई जाए। क्यों भाई, तुम सब लोग राजी हो ना? सुमेरा ने सभा में सवाल उछाला। सबने सुमेरा की हाँ में हाँ मिला दी। किसी और से भी ऐतराज नहीं हुआ, पर मुखिया ने सबके सामने अपनी बात कही। देखो भाई, मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रधान कोई भी बने, पर गांव में आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। तुम सब लोग राम सिंह को प्रधान बनाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा इस मामले में किसी पर कोई दबाव नहीं है। मेरी तो एक ही कोशिश रहेगी कि इस मामले को लेकर गांव में किसी प्रकार का वैर विरोध ना हो। और वाकई इस चुनाव को लेकर रामनेर में किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि
चुनाव के दिन औपचारिक रूप से राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। सारे पंच भी मुखिया की इच्छानुसार निर्विरोध ही चुने गए। 2 चमारों को भी पंच चुना गया। समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम था, पर पंचायत में बहुमत तो ब्राह्मण ठाकुर पंचों का ही था। पर हुआ यह है कि रामनेर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई। मुखिया ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिला स्तर पर निर्विरोध चुनाव कराने के कारण उनके गांव की बहुत प्रशंसा हुई है। उनके गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। इस बात से रामनेर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। कहानी का अगला भाग है प्रयत्न। हेतु भारद्वाज लिखते हैं कि रामनेर गांव की आबादी में विचित्र किस्म का समीकरण था। ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी बराबर बराबर थी, लेकिन चमारों की आबादी ब्राह्मण ठाकुरों की आबादी से कहीं ज्यादा थी। एक घर कोलियों का, 2 घर भाटों के, एक घर नट का, तो एक घर भंगी का। पर अगर इन सारी जातियों की आबादी भी ब्राह्मण ठाकुरों के साथ मिला दी जाए, तो भी चमारों की आबादी ही ज्यादा बैठती थी। प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से चमारों की वोट शक्ति गांव में सबसे ज्यादा थी। इस तथ्य की ओर चमारों का कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुरों के सामने उनकी हैसियत टहलुआ से अधिक नहीं थी। भले ही कई चमारों के पास न जमीन की कमी थी और न उनकी आर्थिक स्थिति ही किसी तरह कमजोर थी। गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया। इमारत के नाम पर पंचायत ने कच्ची ईंटों की कोठरी बनवा दी। कोठरी के आगे एक छप्पर डलवा दिया गया। उसके सामने की खाली जमीन के चारों ओर मिट्टी की डोली से घेर का बाड़ा बना दिया गया, जिसमें गांव के बच्चे दिन भर हुड़दंग मचाते रहते थे। राम सिंह ने स्कूल में अपने ही गुर्गे अर्थात अपने चेले दयाराम को नियुक्त करवा दिया था, जो स्कूल में अक्सर नहीं जाता था। स्कूल की यही इमारत डाकखाने के काम भी आती थी और दयाराम ही मास्टरी के साथ साथ अस्थायी तौर पर डाकखाने का काम भी देखता था, जिसके एवज में उसे अलाउंस अर्थात भत्ता मिलता था। यह व्यवस्था भी तो उसके लिए राम सिंह ने ही कराई थी। दयाराम स्वभाव से उद्दंड और छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने को तैयार रहता था, और वह हर मसले पर प्रधान का साथ देता था। जिस दिन वह स्कूल आ जाता था, बच्चों की शामत आ जाती थी, अर्थात उन पर मुसीबत आ जाती थी, विपत्ति आ जाती थी, वह उन्हें जमकर पीटता था और बच्चों के दिमाग में यह बिठाता था कि गुरु की चोट तो विद्या की पोट है। यह गांव के बच्चों का सौभाग्य ही था कि उन्हें ज्ञान की इस पोट का स्वाद दयाराम के न आने के कारण कम ही चखना पड़ता था, पर स्कूल ने गांव में ज्ञान का प्रसार नहीं के बराबर किया। रामनेर में पहला आश्चर्य यह हुआ कि गांव के 2 युवक बलवीर और महेंद्र, दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगे थे। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ पढ़ लिख गए थे। गांव में उनके लिए सिवाय एक कच्चे मकान के कुछ भी नहीं था। जाति से ब्राह्मण थे, पर उनका बाप आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी था, इसलिए गांव के मुखिया से उनकी कभी नहीं पटी। वह जब तब मुखिया का विरोध भी करने लगा, तो मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया और उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। पुलिस ने उस बेचारे की कोई मदद नहीं की। उसने उच्च अधिकारियों तक खूब दौड़ धूप की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उसकी लाश गांव से थोड़ी दूर पर बहने वाली नहर की पटरी पर पाई गई। चर्चा तो यह रही कि वह दिशा मैदान के लिए गया था, अर्थात शौच के लिए गया था, कि उसका हार्ट फेल हो गया। सब जानते थे कि उसे मुखिया के लोगों ने ही मारा था, पर इस बात को कहने वाला कोई नहीं था। बलवीर और महेंद्र अनाथ हो गए थे। उनकी मां तो पहले ही गुजर चुकी थी। गांव में उनका कोई था ही नहीं, इसलिए उनका मामा उन्हें दिल्ली लिवा ले गया, जिसने उन दोनों को सरकारी दफ्तर में चपरासी के पद पर चिपका दिया था। ये दोनों गाहे बगाहे गांव आते थे और अपने कच्चे मकान की मरम्मत करा जाते थे। उन दोनों के मन में मुखिया के प्रति गहरा आक्रोश था। अब उनकी समझ में यह भी आ गया था कि यह पूरे गांव का शोषण करता आ रहा है। अब आकर उनकी समझ में आ गया था कि ग्राम पंचायत के पहले चुनावों में राम सिंह का प्रधान चुना जाना आकस्मिक न होकर मुखिया की योजना का ही नतीजा था। दिल्ली में रहते हुए उनकी समझ में यह भी आ गया था कि यदि गांव के सारे चमारों को संगठित कर दिया जाए, तो मुखिया परिवार को चुनौती दी जा सकती है। वोटों का समीकरण ही ऐसा था कि सारे चमार मत एक व्यक्ति के पक्ष में पड़ जाएं तो उसकी जीत निश्चित है। वे दिल्ली में रहते हुए अपनी योजना पर विचार करते रहते
और अगले पंचायत चुनाव में किसी चमार को प्रधान के पद का प्रत्याशी बनाने का सपना देखते रहते। उन्होंने दिल्ली में अपने आप ही यह भी तय कर लिया था कि वे फगना को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाएंगे। फगना थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। दूसरे, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण चमारों पर उसका असर भी था। ग्राम पंचायत के चुनावों की घोषणा हुई तो बलवीर और महेंद्र गांव आए। उन्होंने अकेले में फगना से बात की। फगना, अगर तुम सारे चमारों को एक कर लो तो प्रधानों का चुनाव आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामन ठाकुरों से किस मामले में कम हो? हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। बलबीर ने फगना को समझाया। देखो फगना, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, पर हम यह चाहते हैं कि बामन ठाकुरों को अपनी औकात का पता चल जाए और मुखिया जीते जी अपनी मौत देख ले। तुमसे यह छिपा नहीं है कि राम सिंह शोषण तो तुम लोगों का करता है और लाभ अपने लोगों को पहुंचाता है। महेंद्र ने बात आगे सरकाई। पगना को लगा कि इन लोगों की बात में दम है। अब तो लड़ाई वोट की है। अगर सारे चमार एक हो जाते हैं तो राम सिंह को हराया जा सकता है। उसे लगा इस गणित से वह रामनेर का प्रधान बन सकता है। उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। उसने सारे चमारों को धीरे धीरे टटोला तो पाया कि चमारों में एक होकर चुनाव लड़ने का उत्साह है। वे मुखिया और राम सिंह के अत्याचारों से बेजार हैं। बस सब चमारों ने मिलकर फगना को प्रधानी का चुनाव लड़ाने का आह्वान कर दिया। बलवीर और महेंद्र तो उनके साथ थे ही। स्वयं फगना को लगा कि चमारों में एक नया जोश आ गया है और रामनेर की प्रधानी का सेहरा उसके सर बंधने में अब ज्यादा देर नहीं है। जब मुखिया और ब्राह्मण ठाकुरों को इस योजना का पता चला तो उन्हें बलवीर और महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। मुखिया ने उन दोनों को बुलवाया पर वे नहीं गए। आखिर मुखिया के साथ ब्राह्मण ठाकुरों के कुछ मोतबर अर्थात विश्वसनीय लोग ही उनके पास आए। भाई, तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने पूछा। जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं। हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। बलवीर ने निर्भीक स्वर में कहा। तो भैया ससुर चमारन ने ही चांद पर बैठा रहे थे, जुल्म बंद हो जाएगा का? तो मेरा पंडित ने जैसे ललकारा। चांद पर कौन किसे बिठाता है? यह तो समानता का जमाना है ताऊ। महेंद्र ने सहज भाव से कहा। तो जाओ, चमारन में ही मिल जाओ। तुम मेरा गुस्से में था। देखो ताऊ, हम आपसे कुछ नहीं कहते। आज तक आपने हमारी क्या मदद की है? पर जो आपको ठीक लगे आप करो, जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। बलवीर ने साफ साफ कह दिया। मुखिया को उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है? मास्टर दयाराम ने तैश में आकर कहा। पर राम सिंह इस नाजुक स्थिति को समझ रहा था, इसलिए उसने दयाराम को चुप कर दिया। राम सिंह बहुत विनम्र होकर बोला। भैया, तुम लोग गांव में फांक अर्थात फूट क्यों डाल रहे हो? तुम भी आग मत लगाओ, वरना चमारों की क्या हिम्मत है? हम लोग उनमें हिम्मत ही तो पैदा करना चाहते हैं ताकि वे आप लोगों के अन्याय का मुंहतोड़ उत्तर दे सकें। महेंद्र भी अकड़ गया। पर उसकी जरूरत क्या है? मैं तुम लोगों से कोई बाहर हूं क्या? मैंने तुम्हारे किसी काम के लिए मना किया है क्या? राम सिंह का स्वर अभी भी सधा हुआ था। कोई काम तो बताओ, कहो तो एक प्लाट अलाट कर दूं। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। दोनों ने टका सा जवाब दे दिया। तो हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो, दयाराम ने धमकी दी। पर मुखिया और राम सिंह दोनों ही शांत थे। वे किसी तरह का झगड़ा इस स्तर पर करना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण ठाकुरों ने बलवीर और महेंद्र को खूब धमकाया, समझाया और लालच भी दिए, पर वे दोनों न तो धमक से डरे न किसी लालच में फंसे। अंत में मुखिया ने गंभीर होकर कहा। भाई, तुम लोग हमारी बात मान जाओ, अच्छा है, वरना सुन लो, चुनाव तो राम सिंह ही जीतेगा। फिर बाबा, हमसे बात ही क्यों करते हो? महेंद्र ने जैसे ललकारा। या लाइया भैया कि तुम बामन के बेटा हो। या लाइया अर्थात इसलिए भैया कि तुम बामन के बेटा हो और नहीं तुम जैसे टका में 50 मिले हैं। पृथ्वी सिंह ने चीख कर कहा। यह तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, कहकर बलवीर हंस पड़ा। तो लिख ले मामा, प्रधान तो यह गांव का राम सिंह बनेगो। बन्नी ठाकुर बुरी तरह बेफर पड़ा। तुम पे बने जो कर लीजो। हम तो अपनों माई के समझा रहे हैं और वो ससुर पिन पे नहीं रहे हैं। चार आंख का पढ़ लिए, आप कलेक्टर ही समझने लगे। प्रधान जी,
कहो तो इन दोनों ने चुनाव का नतीजा हम अबई बताए दें? दयाराम ने पूरा जोर देकर कहा, पर मुखिया ने सबको चुपचाप चल देने के लिए कह दिया। सब उठकर चले गए। इस घटना से पगना जैसे चमारों में बलवीर और महेंद्र के प्रति सम्मान और गहरा हो गया तथा चुनाव के प्रति उन लोगों का उत्साह हिलोरे लेने लगा। तो दूसरी ओर ब्राह्मण ठाकुरों की तरफ से राम सिंह की उम्मीदवारी अपने आप पक्की हो गई। बलवीर और महेंद्र पगना को साथ लेकर चमारों को एकजुट करने में लग गए। पर यह काम बहुत सरल नहीं था। चमारों में भी दो वर्ग थे। पहले वर्ग में वे चमार थे जिनके पास अपनी जमीनें थीं और वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। वे ब्राह्मण ठाकुरों के बराबर के काश्तकार थे। जबकि दूसरे वर्ग में वे चमार आते थे जिनका पेशा मजदूरी था। भूमिहीन होने के कारण ये लोग संपन्न ब्राह्मण ठाकुरों के खेतों पर मजदूरी कर पेट पालते थे। इस वर्ग के चमार रोजी रोटी के लिए ब्राह्मण ठाकुरों पर आश्रित थे। मुखिया ने इस तबके के चमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया, धमकाया और मजदूरी न देने की चेतावनी दी। मुखिया के साथ अन्य ब्राह्मण ठाकुरों ने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर राम सिंह को वोट न दिए तो उन्हें घास खोदने तक के लिए खेतों में नहीं घुसने दिया जाएगा, और अगर कहीं राम सिंह चुनाव में हार गया तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। ये आधारहीन लोग डर के मारे सहम गए। इनके प्रतिनिधि के रूप में बदले ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुखिया जी, हम तो तुम लोगन की दही रोटी खाएं, रहना तो हमें चमारन में ही है। हम वोट तो प्रधान जी ही दे देंगे, पर हमें चुप पे रहन दो। मुखिया इन लोगों की इस मजबूरी को समझता था, इसलिए उसने उन्हें आश्वस्त किया, हमें तो तुम्हारे वोटों से मतलब है। तुम तो चमारों को यह भी जाहिर मत होने दो कि तुम लोग हमारे साथ हो, पर यह ध्यान रखना कि अगर दगा की तो नतीजा बुरा होगा। मुखिया जी, तुम निशा खातर अर्थात निश्चिंत रहो, कोई दगा नहीं होएगी, बदले ने कहा। वाकई इस वर्ग के लोग दिखावे में पगना के साथ रहे। बीच बीच में हर ज्ञान जरूर ऐसे लोगों को मजाक मजाक में ही कुरेद देता था। कहीं धोखो मत दे जाइयो, ससुरो जात का सवाल है। ये लोग भीतर से डर जाते, पर जाहिरा तौर पर अकड़ कर कह देते, हम बामन ठाकुरन की दही बेझर खाएगा जो जाति के संग दगा करेंगे। चुनाव का दिन तनाव का दिन था। समारोह में पूरा जोश था। बलवीर और महेंद्र उनके हीरो थे। चुनाव हो गया। मतगणना हुई तो राम सिंह ने फगना को काफी मतों से पराजित किया। जाहिर था कि सारे चमारों के वोट फगना को नहीं मिले। फगना बहुत निराश हुआ, पर उससे ज्यादा निराश बलवीर और महेंद्र हुए। वे अब कर भी क्या सकते थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रात को मुखिया ने बलवीर और महेंद्र को अपने पास बुलाया। पराजय ने दोनों को झकझोर दिया था, इसलिए वे दोनों मुखिया के पास चले भी गए। मुखिया ने उन्हें संजीदगी के साथ समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने कोशिश कर ली और नतीजा देख लिया। तुमसे यही कहना है कि समझदारी से काम लो। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। राम सिंह के चेहरे पर विजय का उल्लास झलक रहा था। कर लिया सारे चमारों को एक, अब बैठो उन्हीं की गोद में। बलवीर और महेंद्र अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। कमबख्त चमारों ने ही उन्हें धोखा दिया। वे कुछ भी कह पाने लायक नहीं रहे। फिर भी महेंद्र हिम्मत बांधकर बोला, हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं। यह कोई आखिरी चुनाव तो नहीं था। तुम्हारे लिए तो आखिरी चुनाव ही समझो, दयाराम ने उन्हें धमकाया। यह तो वक्त ही बताएगा, चलते चलते महेंद्र कह गया। वह भी अब दूर नहीं है। दयाराम जोर से हंस पड़ा। रात को फगना बलवीर और महेंद्र के पास आया। वह तो जैसे टूट ही गया था, और दोनों भाइयों ने उसे धीरज बंधाया। बलवीर ने जैसे उसे गुरु ज्ञान दिया। यह तो होना ही था फगना, तुम्हारे आदमियों की भी मजबूरी थी, तभी वे तुम्हारे खिलाफ गए। पर दुखी मत हो, हिम्मत मत हारो। हमारा काम तो अन्याय से लड़ते रहने का है। हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। यह तो शुरुआत हुई है। यह मत सोचना कि वे जीत गए हैं तो वे सुरक्षित हैं। वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार चुनौती दी है। उन्हें भी लग गया है कि अगली लड़ाई बहुत कठिन होगी। तुम्हारा काम तो अब यही है कि सब कुछ भूलकर अगले चुनावों तक चमारों को संगठित करो, उनमें और आत्मविश्वास पैदा करो। अगले चुनाव में हम जरूर जीतेंगे। पर उसी रात बलवीर और महेंद्र को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। सुबह दोनों उठ भी नहीं सके। पगना और कुछ चमार उन्हें बैलगाड़ी में डालकर जेवर ले गए। वे लोग थाने में गए,
पर थानेदार ने कहा कि मारपीट की साधारण सी वारदात की क्या रिपोर्ट लिखी जाए। उसने न केवल रिपोर्ट लिखने से मना किया, बल्कि इन लोगों को धमकाया भी। वे लोग जेवर में मरहम पट्टी करा और दवा लेकर वहीं से दिल्ली चले गए। काफी दिनों तक तो बलवीर और महेंद्र ने गांव की ओर मुंह भी नहीं किया, पर इस चुनाव ने रामनेर में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए। ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो गया। उधर चमार भी और अधिक चमार हो गए और उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। समतावादी समाज की ओर रामनेर बढ़ने लगा था। कहानी का अगला हिस्सा है प्रात्याशा। विधान में प्रावधान रखा गया कि पंचायतों के चुनाव हर 3 साल बाद हों, पर इस नियम का पालन सत्तारूढ़ दल की सुविधानुसार होने लगा। विधान यह भी कहता है कि जब तक नया चुनाव न हो, तब तक पुराना प्रधान ही अपने पद पर कार्य करता रहे। रामनेर का प्रधान राम सिंह ही बना हुआ था। इस बार तो चुनाव 7 साल तक नहीं हो पाए। सरकार के पास कभी सूखा का तो कभी बाढ़ का बहाना होता और चुनाव टलते रहे। इन सालों में राम सिंह ने अपने परिवार की आर्थिक हालत में और इजाफा कर लिया। गांव में जो भी विकास कार्य होता, उसमें राम सिंह का हिस्सा जरूर होता। मास्टर दयाराम जैसे लोग उसकी मेहरबानी से संपन्न होने के साथ साथ उद्दंड भी होते गए। प्रधान राम सिंह के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जिनसे लोग डरने लगे और राम सिंह का विरोध करने की हिम्मत लोगों में बराबर कम होती गई। राम सिंह ठाकुरों से ज्यादा ध्यान ब्राह्मणों का रखता, तो ठाकुरों को भी सारे लाभ मिल रहे थे। ये लोग चमारों को उपेक्षित कर रहे थे, इसलिए चमारों में विद्रोह की भावना तीव्र होती जा रही थी। मजदूर चमारों ने भी अपने आप को ब्राह्मण ठाकुरों के शिकंजे से मुक्त कर लिया था, क्योंकि राम सिंह और उसके गुंडे उन पर भी रहम नहीं करते थे। इनमें से कुछ बाहर जाकर मजदूरी करने लगे, तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। संपन्न चमारों ने भी इन मजदूरों को सहारा दिया। पगना सारे चमारों को संगठित करने का निरंतर प्रयास करता रहा और उसे काफी सफलता भी मिली। कोई बात होती तो सारे चमार एक होकर ब्राह्मण ठाकुरों के सामने आ खड़े होते। वे अब ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन के आतंक से मुक्त हो गए थे और राम सिंह के लोगों में भी यह बात फैलने लगी थी कि चमारों से बचकर ही चला जाए। पर पंचायत में बहुमत अभी भी राम सिंह का था और उसके पास पशुबल की कमी नहीं थी। वह और निरंकुश हो गया था कि संगी साथी गुंडे ही थे। इस बीच मुखिया का देहांत हो गया था, इसलिए राम सिंह पूरी तरह मुक्त था। इस सब के बावजूद चमार राम सिंह के गिरोह का हर मामले में मुकाबला करने लगे थे और वे उसका खुलकर विरोध करते थे। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर के लिए चमार को हाथ लगाना सरल नहीं रह गया था। ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा हुई तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता चमारों को हुई। उन्हें फिर बलवीर और महेंद्र की याद आई। पगना स्वयं उनके पास दिल्ली गया। पगना के आने से उन्हें प्रसन्नता हुई, पर उन्होंने कहा कि चुनाव के एक दिन पहले वे गांव आ जाएंगे और वोट भी उसे ही देंगे। पर फगना ने उनसे प्रार्थना की, भैया, यह राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम ही आकर पार लगाओ। अब की बेर पहले जैसा धोखा नहीं होगा। पर दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें पिछली मार भी याद थी। फगना ने दोनों को आश्वस्त किया तो दोनों ने चुनाव से एक सप्ताह पूर्व गांव पहुंचने का वादा किया और ये दोनों चुनाव से एक सप्ताह पहले रामनेर पहुंच भी गए। फगना का आश्वस्त होना गलत नहीं था। बलवीर और महेंद्र ने देखा इस बार चमारों में एक नया जोश था और वे एक होकर फगना का साथ देने की सौगंध ले चुके थे। उन लोगों ने इस बार राम सिंह को हटाने का संकल्प कर लिया था और वे तन मन धन से चुनाव में ब्राह्मण ठाकुरों के सामने थे। ब्राह्मण ठाकुरों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब चमारों को डरा धमकाकर उनसे वोट नहीं लिए जा सकते। फिर भी राम सिंह ने उनके रास्ते में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। पगना बलवीर और महेंद्र के साथ वोटर लिस्ट लेने गया तो काफी तूतू मैमे के बाद उन लोगों को वोटर लिस्ट की प्रति मिल पाई, क्योंकि सारा सरकारी अमला तो राम सिंह के साथ था। पर वोटर लिस्ट देखकर वे लोग दंग रह गए, क्योंकि उसमें बलवीर और महेंद्र के नाम गायब थे। उन सभी चमारों के नाम उस लिस्ट में नहीं थे जो नौकरी कर रहे थे, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों में से किसी का नाम नहीं कटा था। पगना और बलवीर बीडीओ के पास गए, पर बीडीओ ने टकासा जवाब दे दिया, अब क्या हो सकता है, ऐतराज तो पहले करना चाहिए था। वे लोग वोटर लिस्ट लेकर गांव आए और वोटों का गणित फैलाकर देखा तो पाया कि चमारों के वोट अब भी और जातियों के वोटों से ज्यादा थे। इसलिए ये आश्वस्त हो गए
कि इन वोटों के आधार पर ही जीत सकते हैं। बलवीर और महेंद्र तो अब जैसे बेकार हो गए। वोटर लिस्ट लाने के बाद एक दिन जेवर गए थे और जब लौटे तो पाया कि उनका कच्चा मकान भी गिरा दिया गया है। यह उनके लिए जैसे एक चेतावनी थी। उन्हें लगा कि उनके साथ गांव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे एक सुबह चुपचाप गांव से खिसक गए। पर चमारों के हौसले बुलंद थे। वे मरने मारने पर उतारू थे। नौकरी करने वाले चमार भी चुनाव से पहले ही गांव आ गए थे। यद्यपि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, पर उनके जोश का ठिकाना नहीं था। वे जैसे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। गांव में तनाव का वातावरण बर्पा हो गया था, पर दोनों ही पक्ष चुनाव से पूर्व किसी तरह के टकराव से बचने की कोशिश करते रहे। चमारों की एकता देखकर ब्राह्मण ठाकुर डर गए थे, क्योंकि अब उनके पक्ष में लच्छी जैसे इक्का दुक्का चमार ही रह गए थे, जो उनके कर्जदार थे और उनका आर्थिक आधार बहुत कमजोर था। पर इनकी भी क्या, वक्त पर यह भी धोखा दे जाएं। चुनाव से 2 दिन पूर्व ही चुनाव पार्टी गांव में आ गई। वह प्राइमरी स्कूल में ठहरी। यह इत्तेफाक रहा कि पोलिंग पार्टी का चुनाव अधिकारी एक ठाकुर था। पटवारी, ग्राम सेवक और मास्टर दयाराम ने उसे गांव की स्थिति से अवगत करा दिया। इन तीनों ने ही चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह से आग्रह किया कि वे राम सिंह की मदद करें। जब उन्हें रणवीर सिंह पर कुछ भरोसा सा हुआ, तो वे उसे राम सिंह से मिलाने उसके पास ले गए। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर आमंत्रित किया। वह रणवीर सिंह को तो खाना खिलाने अपने घर ले गया और बाकी लोगों के लिए खाना स्कूल में ही भेज दिया। घर पर राम सिंह के साथ रणवीर सिंह का पीना पिलाना शुरू हुआ। जब वे लोग काफी पी चुके, तो राम सिंह ने ही कहा, सिंह साहब, जैसे भी हो चुनाव में जीत मेरी होनी चाहिए, वरना हमारी तो नाक ही कट जाएगी। इन चमट्टों के सामने निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। पहले तो रणवीर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर राम सिंह की शिक्षा भी कच्ची नहीं थी। आप जो भी चाहेंगे हुक्म पूरा कर दूंगा, पर जीत मेरी होनी चाहिए, कहकर राम सिंह ने नोटों की एक गड्डी रणवीर सिंह की जेब में सरका दी। अभी यह रखें, और चुनाव के बाद यह तो आपके लिए ही है, पार्टी के लिए अलग से व्यवस्था कर दूंगा, राम सिंह ने धीरे से कहा। रणवीर सिंह पर अब तक नशा तारी हो चुका था, शराब का भी और पैसों का भी। जब बात ठाकुरों की इज्जत की है तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी? आप ही प्रधान बनेंगे। बस जो तरकीब हम बताएं वह कर देना, फिर फतेह ही फतेह है। रणवीर सिंह ने अकेले में सारी योजना राम सिंह को समझा दी। योजना बड़ी कारगर थी। राम सिंह आश्वस्त हो गया। चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव पेटी को सील कर दिया गया। दोनों उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के हस्ताक्षर करा लिए गए। राम सिंह का एजेंट था बन्नी, तो फगना का इतवारी। पोलिंग बूथ पर पूरी व्यवस्था हो गई थी, पर अभी कोई वोटर नहीं आया था। राम सिंह और फगना बाहर चले गए। बन्नी ने इतवारी से कहा, चल रहे इतवारी, चाय फाय पी आए। अबे कौन ससुर वोटर आए रहे हैं। इतवारी कुछ भी नहीं समझा और बन्नी के साथ चाय पीने स्कूल के पीछे लगी दुकान पर चला गया। बन्नी 2 सिपाहियों को भी साथ ले गया। बन्नी ने उन सबको चाय पिलाई और करीब 1 घंटे तक इतवारी को वहीं उलझाए रखा। तभी एक सिपाही उन दोनों सिपाहियों को बुलाने आया, जो चाय पीने बन्नी के साथ आए थे। वे सभी पोलिंग स्टेशन लौटे तो वोटर आने लगे थे। सिपाहियों ने उन्हें एक लाइन में खड़ा करना शुरू कर दिया। पोलिंग का काम जारी हो गया। दोपहर के वक्त घर का कामकाज निपटाकर चमार महिलाएं वोट डालने आईं। उन्होंने नए कपड़े पहन रखे थे, जिनसे उनका उत्साह प्रकट हो रहा था। यही नहीं, वे गीत गाती हुई पोलिंग बूथ तक आई थी। उनके हाथों में पर्चियां थी। वे एक पंक्ति में खड़ी हो गई। सबसे आगे फगना की घरवाली झुमकी थी। उसने अपनी पर्ची पोलिंग ऑफिसर को पकड़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने पर्ची पर नंबर पढ़कर वोटर लिस्ट पर नजर दौड़ाई तो पाया कि झुमकी तो पहले ही वोट डाल चुकी है। सिपाही ने झुमकी को एक और कर दिया तो दूसरी औरत ने पर्ची आगे बढ़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने वोटर लिस्ट देखकर कहा कि वह भी वोट डाल चुकी है। करीब करीब सभी चमार महिलाओं के साथ यही हुआ। उनके वोट पहले ही पड़ चुके थे। यह सुनकर फगना, इतवारी और अन्य चमार बिगड़ खड़े हुए। पोलिंग बूथ पर हल्ला मच गया। चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने खड़े होकर जोर से कहा, आप लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले तो फर्जी वोट डरवाए गए और कार्रवाई और करोगे। वारे राज के रखवारे, सब गड़बड़ तुमने करवाई है, फगना ने गरज कर कहा। जबान संभाल कर बोल, वरना अंदर करवा दूंगा। ज्यादा कानून मत छांट, रणवीर सिंह ने धमकाया। राज तो तुम्हारे बाप को है ना, जो भीतर करवाए दोगे।
इतवारी गुस्से में कांप रहा था। हमारे बाप का तो नहीं है, तुम्हारे बाप का है तो करवा लो जो बने, रणवीर सिंह ने ललकारा। जब औरतें वोट डालने आई तो तुम पोलिंग बूथ से क्यों चले गए थे? पगना की समझ में सारा खेल आ गया था। इतवारी इसलिए दुखी था कि वह बन्नी के साथ चाय पीने क्यों गया। पगना ने नरम होकर कहा, सिंह साहब, ये तो सरासर अन्याय है कि हमारी सब औरतन के वोट पहले ही पड़ी गए। यह देखना तो तुम्हारे एजेंट का काम था। हम तो किसी को जानते नहीं, किसी ने एतराज नहीं किया तो हम वोट डालने से कैसे रोक सकते थे? रणवीर सिंह ने समझाने के स्वर में कहा, भाई हमारे लिए तो तुम दोनों बराबर हो, कोई प्रधान बने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम बेईमानी क्यों करने लगे? पर अब क्या हो सकता है? एक चमार युवक तैश में बोला, देखो भैया, हमारे लिए तो राम सिंह और फगना दोनों बराबर हैं। किसी ने एतराज नहीं किया तो हमने वोट डलवा दिए। अब तो दो ही तरीके हैं, या तो टेंडर वोट डलवा दो, हमारा काम जरूर बढ़ जाएगा, पर तुम लोगों की खुशी के लिए हम वह भी कर लेंगे। पर टेंडर वोट तभी गिने जाएंगे जब दोनों के वोटों में नहीं के बराबर अंतर हो या दोनों के वोट बराबर हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो अदालत में चले जाओ, पर हमारा काम रोको मत। अब तक सारे ब्राह्मण ठाकुर चुप थे, उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं थी। चमार ही उत्तेजित होते रहे, पर हो हल्ले के बीच चुनाव संपन्न हो गया। रणवीर सिंह ने चमारों को धमकी भी दे दी कि वह उनकी रिपोर्ट करेगा कि फगना के लोगों ने चुनाव कार्य में बाधा डाली। उसकी योजना अनुसार सिपाही काफी सतर्क होकर काम कर रहे थे। चुनाव के बाद मतगणना भी हो गई, जिसमें चमार नहीं आए क्योंकि परिणाम तो उन्हें स्पष्ट हो चुका था। वे इस फेराफेरी से खिन्न थे। पगना ने एक आदमी भेजकर जेवर से बीडीओ को बुलवा लिया, पर वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। उसने भी फगना को कोर्ट में जाने की सलाह दी। राम सिंह को रामनेर का नया प्रधान घोषित कर दिया गया। उसने फगना को 100 के करीब मतों से हराया। लो, राम सिंह फिर प्रधान बन गया। कहानी का अगला भाग है नियताप्ती। लोगों की सलाह पर पगना ने चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ रिट दायर कर दी, पर मुकदमा जिस गति से चला, उसका परिणाम अगले चुनाव तक घिसटता चला गया। हालत तो यह हो गई कि मुकदमे के फैसले में फगना की कोई रुचि नहीं रही। इस बीच वह चमारों को बराबर संगठित करता रहा और चमारों में ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही चला गया। अब कभी कभार परस्पर मारपीट भी होने लगी और चमार उसमें बराबरी के स्तर पर आ गए। इस स्थिति ने ब्राह्मण ठाकुरों की साठगांठ को और मजबूत कर दिया। रामनेर में जातिगत समीकरणों ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और परस्पर घृणा निरंतर बढ़ती गई। पगना ने धीरे धीरे केंद्र तक के हरिजन नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली। वह गांव में कभी किसी हरिजन नेता को ले आता तो कभी किसी हरिजन मंत्री को। फगना अपने नेताओं से राम सिंह के हत्याचारों की शिकायत करता तो ये नेता हरिजनों को संगठित होकर सवर्णों का मुकाबला करने की प्रेरणा दे जाते और सवर्णों के खिलाफ जहर उगल जाते। उधर राम सिंह भी सवर्ण नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को गांव में लाने लगा। वह अपने काल में हुए रामनेर में विकास कार्यों का बखान करता, स्थानीय अधिकारियों से अपनी तारीफ करवाता। आने वाले नेता, मंत्री और अफसर भी उसकी तारीफ कर जाते और गांव का विकास इसी तरह करने की प्रेरणा दे जाते। अब रामनेर का युद्ध साधारण युद्ध नहीं रह गया था। दोनों ओर गुंडों की तादाद बढ़ गई थी। प्राइमरी स्कूल की इमारत में 2 पक्के कमरे बन गए थे। दयाराम अब प्रधानाध्यापक हो गया था और उसका सहायक एक अध्यापक और आ गया था, जो राम सिंह का ही कृपा पात्र था। डाकखाना स्कूल में ही था और दयाराम ही उसका काम देखता था। गांव में पंचायत भवन बन गया था, पर वह एक प्रकार से राम सिंह के व्यक्तिगत काम ही ज्यादा आता था। पंचायत के लिए खरीदा गया टीवी राम सिंह के घर की शोभा बढ़ाता था। गांव के रास्ते हर साल पक्के होते थे और हर साल टूट जाते थे। कागजों में रामनेर बराबर प्रगति कर रहा था और प्रगति पंचायत राज की देन मानी जाती थी। ग्राम पंचायत का चुनाव फिर आ गया। राम सिंह जानता था कि अब चमारों से चुनाव जीतना सरल नहीं है। पुरानी पीढ़ी के लोग या तो मर खप गए या उम्र से अपाहिज होकर गांव के लिए निरस्त हो गए। नई पीढ़ी में सत्ता लोलुपता और स्वार्थपरता ज्यादा बढ़ गई थी। राम सिंह ही क्या, कोई भी ब्राह्मण ठाकुर नहीं चाहता था कि रामनेर का प्रधान कोई चमार बने। पर वोट की लड़ाई उनके लिए निरंतर कठिन होती जा रही थी। स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। राम सिंह ने ब्राह्मण ठाकुरों को इकट्ठा किया और चुनाव के बारे में बात की। अब चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? प्रधान तो तुम ही रहोगे
या मैं कहा विचार करनो है, भीमा ने एकदम कह दिया। पर भाई अब ये चमार काबू में नहीं आएंगे, देख लो, सोच समझ कर ही कोई रास्ता खोजना होगा। मेरा अपना ख्याल है कि अब किसी और को ही उम्मीदवार बनाओ तो ठीक रहे, शायद चमार भी राजी हो जाए। राम सिंह ने प्रस्ताव रखा। अजी तो अपने बेटा नाहर सिंह को प्रधानी के चुनाव में ठाडो कर दो। चन्नी ने जोश के साथ अपना सुझाव रख दिया। पर बात तो एक ही हुई, चमार भला नाहर सिंह के नाम पर कैसे राजी होंगे? मत हो, हम कोई और रास्ता देखेंगे। अब इन चमारन ते डरने ते तो काम चलेगो ना है। हल्लाल बोला, चुनाव में नाहर ही ठाडो करो, मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर देखना यह है कि चुनाव में जीता कैसे जाए। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। राम सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की। अजी सब देख लेंगे, तुम तो नायरे तैयार करो, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ही। तो मेरा के पोते बिहारी ने समर्थन किया। भाई वो तुम लोगों की आज्ञा थोड़ी टाल सकता है, पर ब्राह्मण ठाकुरों में से कोई और खड़ा होना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तन मन धन से उसको जिताने की कोशिश करूंगा, राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। पर सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि नाहर सिंह को ही प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया जाए, पर इस बात को एकदम गोपनीय रखा जाए और नई रणनीति अपनाई जाए, चमारों को इसकी भनक भी न पड़े। और हुआ भी यही। राम सिंह ने पंचायत घर में रामनेर के सभी प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई। ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, कोली, नट, भंगी आदि। पहले तो इधर उधर की बातें होती रही। राम सिंह ने भी गंभीर होकर सधे स्वर में सबको संबोधित किया। भाइयों, गांव की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब कोई रास्ता निकालो कि गांव में अमन चैन कायम हो। गांव को अमन चैन तो प्रधान जी तुमने ही खोयो है। अब सब मटिया मेट कर रास्ता हमते पूछ रहे हो। फगना ने सीधा व्यंग्य किया। भाई फगना, हो सकता है गलतियां मुझसे ही हुई हों। मैं आप सभी से अपनी भूलों के लिए माफी मांगता हूं। राम सिंह ने हाथ जोड़ लिए। अब मैं प्रधान नहीं रहना चाहता। मैंने आप सभी को इसीलिए बुलाया है कि प्रधानी के स्टार्ट कमंडल को अब किसी और को दे दो और मुझे छुट्टी दो। पर या बारे में तुमने भी तो कछु सोचो होगो? चन्नी ने सवाल किया। मेरा सोचना मेरा सोचना तो अब यह है कि हम सब मिलकर प्रधान का चुनाव निर्विरोध करें, और मेरी दिल्ली इच्छा यह है कि इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने, राम सिंह ने अविचल भाव से कहा। राम सिंह की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। समारोह के लिए राम सिंह का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था, इसलिए उनकी समझ में कुछ नहीं आया। ब्राह्मण ठाकुर भी एक बार की कुछ नहीं बोले, पर उनमें खुसर फुसर हुई कि मामलो इतना आसान ना है। प्रधान जी, या मामले पर अच्छी तरह विचार कर ले। हरलाल ने कहा, मैंने तो खूब सोच लिया। गांव में तभी शांति होगी जब कोई जाटव भाई प्रधान बने। राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण कर रखी थी। तो ऐसा करो प्रधान जी, तुम ही का ही जाटव भैया को नाम ले दो, हम वाइये गांव का प्रधान मान लेंगे। चन्नी ने प्रस्ताव रखा। ना भाई ना, मुझे अब इस झंझट से बिल्कुल अलग रखो। और राम सिंह संजीदा बना रहा। जब तुम्हारी इच्छा ही है कि जाटव भाई गांव को प्रधान बने, तो तुम ही नाम बताए दो, या हमें कहा परेशानी है? बिहारी लाल ने जोर दिया। क्यों भाई फगना, तू बता, प्रधान जी का ही जाटव भाई है प्रधान बनाए दें तो तुम्हें कोई ऐतराज है? चन्नी ने पूछा। दरअसल फगना की समझ में यह खेल आ ही नहीं रहा था। यह सब कैसे हो रहा था, यह सोच भी नहीं सकता था। मैं तो तुम सब लोग जो कहो वही करने को तैयार हूं, पर सब राजी होंगे तभी मैं किसी का नाम लूंगा। राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण कर रखी थी। कहो भाई फगना, तुम लोगों का क्या हुक्म है? हम भला हुक्म देने लायक कब थे है गए प्रधान जी? पगना अब भी सशंकित था। जब तक तुम लोग रजामंदी नहीं दोगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पगना सोचता रह गया और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, अगर कहीं चमारे प्रधान बनाए रहे हो तो मोय का ऐतराज है। तो ले दो प्रधान जी काई भैया को नाम, धर दो काई के सिर पे प्रधानी की पाल, हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे। बिहारी लाल पूरे उत्साह में था। सब लोग इस बात पर सहमत हैं, फिर मेरी बात गिरनी नहीं चाहिए। राम सिंह का स्वर बहुत संयत था। चमारों को लगा कि जब प्रधानी का पद स्वतः ही उनकी ओर आ रहा है तो वे क्यों ऐतराज करें, इसलिए फगना ने उनकी तरफ से कह दिया, हमें मंजूर है। राम सिंह ने गला साफ किया। सोच लो, फिर मुझे दोष मत देना। मैं अपनी तरफ से जाटव भाई को प्रधान बना रहा हूं।
अब प्रधान जी यहाँ में और कहा पूछनी है। पगना ने कह ही दई, तुम तो नाम ले दो, हम वाइये प्रधान मान लेंगे। भीमा को बहुत उतावली थी। सारे लोगों ने हाँ भर दी। तो सुनो, मैं तुम सब लोगों की तरफ से लच्छी राम को अपने गांव का अगला प्रधान नामजद करता हूं। राम सिंह ने घोषणा कर दी। उपस्थित लोगों में से ब्राह्मण ठाकुरों ने ताली बजाकर राम सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। चमारों की समझ में यह प्रस्ताव नहीं आया, पर इसके विरोध में भी वे क्या कहते। आखिर लच्छीराम चमार तो था ही। तब उठने लगे कि चन्नी ने जोर देकर कहा, अब तो राजी हो फगना प्रधान। लच्छीराम अब हमारे प्रधान हुए। पर न फगना और न अन्य चमार ही यह समझ पाए कि राम सिंह ने लच्छीराम को इस पद के लिए क्यों चुना। उन्हें यह तो उम्मीद ही नहीं थी कि लच्छीराम का नाम भी लिया जा सकता है। पर उन्होंने सोचा, चलो लच्छीराम ही सही, कोई चमार तो रामनेर का प्रधान बनेगा। सब उठकर अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद हरज्ञान राम सिंह के पास आया और बोला, खूब पेंट मारे हो प्रधान जी, हमारी समझ में तुम्हारो सब खेल आ गए हो। तुम कई चमारे प्रधान कैसे बन जान दोगे? क्या बके है तुम? हमने लच्छीराम का नाम ले लिया, अब भी तुम्हें संतोष नहीं है? हम थूक कर चाटने वाले नहीं हैं। राम सिंह ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। हरज्ञान चुप रहा तो राम सिंह बोला, हमने भरी सभा में घोषणा कर दी, तुम्हें अब भी शक है? ऐसी घोषणा ससुरी धरी पा दें, होएगो तो वही जो तुम चाहते हो। तुम जानो हो कि यह ससुर लच्छिए चमारी प्रधान न बनन देंगे। हरज्ञान ने सही बात पकड़ ली। राम सिंह भी यह जानता था। तो यह तो तुम लोगों की गलती होगी, हमने तो प्रधानी चमारों को दे दी। राम सिंह ने तीखेपन से कहा, अब चमार जाने और जाने उनका काम। हरज्ञान ठीक ही कहता था। लच्छीराम को चमार ही प्रधान नहीं बनने देंगे, क्योंकि चमारों में उसकी स्थिति एक टहलुआ की थी। उसके पास न तो जमीन थी न जायदाद। चमारों के हजामत बनाकर और ठाकुरों की मजदूरी कर पेट पालता था। राम सिंह का वह स्थायी कर्जदार और परम आज्ञाकारी था। उसके प्रधान बनने का मतलब राम सिंह का ही प्रधान बनना था। इसलिए दूसरे दिन से ही उसकी उम्मीदवारी का विरोध चमारों ने ही शुरू कर दिया। विरोध का कारण यही था कि लच्छीराम पूरी तरह राम सिंह के हाथ की कठपुतली रहेगा। राम सिंह ने लच्छीराम को बुलाया और उससे फुसलाया, देख लच्छी, हमने तो गांव का प्रधान तुझे बनाया है। सुना है तेरे चमारी तेरा विरोध कर रहे हैं, पर तू उनसे डरकर बैठ मत जाना। मैं पूरी तरह तेरे साथ हूं। तू कहीं बैठ गया तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। याद रखना, तू चमारों का नहीं, हमारा कैंडिडेट है। लच्छीराम गदगद हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा भी जाग चुकी थी। बेचिंता रहो प्रधान जी, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें कौन की चिंता है। मैं कोई के डरते चौं बैठूंगो? मैं कहीं ससुर ते कम हूं का? मैं कहीं को दियो खाऊं का? लच्छी पूरे जोश और तेश में था। उसे चमारों पर ही गुस्सा आ रहा था। उधर फगना वगैरह का कहना था कि इस टहलुआ को कैसे प्रधान बन जाने दें। यह तो राम सिंह की ही गुलामी करेगा। पहले तो चमारों ने लच्छीराम को समझाया कि वह प्रधान बनने का सपना छोड़ दे। यह राम सिंह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। पर लच्छी तो अपने आप को प्रधान ही समझने लगा था। राम सिंह ने उस पर नशा चढ़ा दिया था और यह हवा में उड़ने लगा था। बीच बीच में राम सिंह बुलाकर आश्वस्त कर देता था। पगना वगैरह को उसका प्रधान बनना कतई गंवारा नहीं था। इसलिए दूसरा काम उन्होंने यह किया कि इतवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भूमिहीन मजदूर किसान जरूर लच्छीराम का समर्थन कर रहे थे, पर एक तो इनकी संख्या बहुत कम थी, दूसरे आर्थिक आधार कमजोर होने के कारण इनकी आवाज में दम नहीं था। पर असल दुर्घटना यह हुई कि चुनाव में पहले ही चमार दो वर्गों में बंट गए। उनमें से ही प्रधान पद के दो उम्मीदवार हो गए। लच्छीराम किसी भी कीमत पर चुनाव मैदान से हटने को तैयार नहीं हुआ। राम सिंह ने उसे बराबर उकसाए रखा। कहानी का अंतिम हिस्सा है पलागम। लेखक कहते हैं कि अब कहानी में कुछ नहीं रह जाता। चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन लच्छीराम और इतवारी ने पर्चे भरे। चुपके से राम सिंह के बेटे नाहर सिंह का पर्चा भी भरवा दिया गया। जब नाम वापस लेने का समय निकल गया तो चुनाव अधिकारी ने तीन उम्मीदवारों के नाम सूचना पट पर लगवा दिए, इतवारी लाल, नाहर सिंह, लच्छीराम। समारोह में यह बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उनका एक होना संभव नहीं था। इसलिए उनके मतों का समीकरण गड़बड़ा गया। चुनाव परिणाम कतई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि जो खेल खेला गया था उसमें नाहर सिंह ही जीत सकता था और यही हुआ। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था और रामनेर में
समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आजादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था। आजादी के बाद पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, तभी तो यह समाज बदलेगा। तो मित्रों, यह थी हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।